नमस्कार दोस्तों, आज अपन पर्यावरण के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी के परिआवरण, चारों ओर का क्षेत्रफल पर्यावरण, चारों ओर का जो भाग है वो पर्यावरण कहलाता है। ये मोटी इसकी परिभाषा है। दूसरी अपन बात करते हैं, जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी पर स्थल मंडल है जहाँ पे पृथ्वी है, जल मंडल है जहाँ पे जल है, और एक है जैव वायुमंडल। तो तीन भाग हो गए भाई। पृथ्वी पर जो ठोस भाग है वो स्थल मंडल है, फिर जलीय भाग है वो जल मंडल है, और जो ऊपर अपने को दिख रहा है जिसमें गैसें मौजूद है वो वायुमंडल है। इन तीनों को मिलाकर एक इन तीनों का जो ये वाला पार्ट है, बीच का हिस्सा है, उसे जैव मंडल बोल देते हैं। जैव मंडल इसको बोला जाता है। तो अपन समझ गए भाई, एक तो स्थल मंडल होगा पृथ्वी में, एक वायुमंडल होगा कुछ कुछ जगह, और कुछ जगह जल मंडल होगा। इन तीनों का जो कटा हुआ बीच का भाग है उसे जैव मंडल अपन कहेंगे। तो वायुमंडल में तो क्या होता है, वायु है, वायु में गैसें हैं, गैसों में N2 है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, CO2 है, और कुछ कण है, ठोस व द्रव कण होते हैं, PM पर्टिकुलर मैटर्स होते हैं। और अपन बात करें तो फिर इसमें पर्यावरण के बारे में अपन बात करते हैं। तो वह प्राकृतिक संरचना जिनसे पृथ्वी के चारों ओर से घिरी हुई होती है, जो पृथ्वी जिनसे चारों ओर से घिरी होती है उसे पर्यावरण कहते हैं, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहते हैं। अब इसकी दूसरी परिभाषा ये है कि प्राकृतिक प्रभाव वह समूह जो अपने भौतिक और जैविक शक्तियों से किसी भी जीव की उत्पत्ति, विकास व मृत्यु को प्रभावित करती है, उसे पर्यावरण कहते हैं। टोटली बात यह है कि अपने चारों ओर जो भी चीज है वो सब पर्यावरण है, चाहे से भौतिक हो चाहे से जैविक हो। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं प्रदूषण की। तो प्रदूषण क्या होता है, पर्यावरण के भौतिक जो भी अपने आसपास का एनवायरमेंट है उसके भौतिक, रासायनिक व जैविक संगठन में कुछ भी परिवर्तन हो रहा हो, अवांछनीय, जो अवांछनीय परिवर्तन हो उसे प्रदूषण कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संसाधन है, जैसे वायु, वायु में कुछ अवांछनीय परिवर्तन हो गए, वायु खराब हो गई तो वायु प्रदूषित हो गई। जल व मृदा की शुद्धता में होने वाला ऐसा परिवर्तन जो उसकी उपयोगिता, यूटिलिटी को नष्ट कर दे तो उसे प्रदूषण कहते हैं। और प्रदूषण प्राकृतिक भी होते हैं और मानव जनित भी होते हैं। प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रदूषक होता क्या है, वह पदार्थ जो ये परिवर्तन करे वो प्रदूषक है। जो अवांछनीय परिवर्तन करे, जो मैंने बताया था ना, अवांछनीय परिवर्तन वायु में, मृदा में, जल में करे वो प्रदूषक है। तो वे पदार्थ जो पर्यावरण को प्रदूषित करे वो प्रदूषक कहलाते हैं। अवस्था के आधार पर ये ठोस, द्रव व गैस के रूप में पाए जाते हैं। मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाला रासायनिक व अन्य पदार्थ जो पर्यावरण में अत्यधिक मात्रा में एकत्रित होने पर प्रकृति के स्वभाव में संतुलन का बदलाव करे वो प्रदूषक कहलाते हैं। अब प्रदूषक होते हैं अपघटन के आधार पर, जैसे ऐसे प्रदूषक जिनका अपघटन होता है या नहीं होता, निर्माण के आधार पर और गुण के आधार पर, गुण व मात्रा के आधार पर। तो प्रदूषण का अपघटन के आधार पर एक तो होता है जैव निम्नीकरण प्रदूषण और एक होता है जैव अनिम्नीकरण प्रदूषण। तो नाम से समझ में आ रहा है, ऐसे प्रदूषक जिनका बायोडिग्रेडेशन होता है, मतलब जिनका अपघटन सामान्यतः हो जाता है। ऐसे प्रदूषक जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है उनको जैव निम्नीकरण प्रदूषण बोलते हैं। जैसे कचरा है, घरेलू कचरा है, घरेलू अपशिष्ट है, कपड़ा है, वो बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है। और कागज है, सीवेज है, ये सब बायोडिग्रेडेबल है। और जैव अनिम्नीकरण वे पदार्थ जिनका अपघटन पर्यावरण में सूक्ष्म जीवों के कारण नहीं हो पाता है और वो पर्यावरण में ऐसे ही बने हुए रहते हैं और आंशिक रूप से उनका अपघटन होता है तो भी, तो पर्यावरण में लंबे समय तक ये प्रदूषण फैलाते हैं। जैसे प्लास्टिक है तो उसका भी पूर्ण रूप से अपघटन नहीं हो पाता। जैसे कीटनाशक है, कोई प्लास्टिक है, अपमार्जक है, साबुन और अपमार्जक होता है ना, तो साबुन का तो जैव निम्नीकरण है, अपमार्जक जैव अनिम्नीकरण है। रेडियो सक्रिय पदार्थ है, धातु के अपशिष्ट है, कांच है इत्यादि, ये लंबे समय तक प्रदूषक बने रहते हैं, इसलिए ये हानिकारक है। तो जैव अनिम्नीकरण है वो हानिकारक है। फिर बात करते हैं निर्माण के आधार पर, एक तो होता है प्राथमिक प्रदूषक और एक होता है द्वितीय प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक वो होता है जो जैसी फॉर्म में है वैसी फॉर्म में रहे, और द्वितीय प्रदूषक वो होता है 3-4 प्राथमिक प्रदूषण मिल जाए और फिर वो प्रदूषण करेगा, उसको द्वितीय प्रदूषक बोलते हैं। तो प्राथमिक प्रदूषक की अपन बात करें, वे प्रदूषक जिनका उत्सर्जन किसी निश्चित स्रोत से होता है, जैसे कोयले से हो रहा हो, डीजल से डायरेक्ट हो रहा हो, तो वो प्राथमिक प्रदूषक हैं। तो जैसे SO2 है, CO है, NOx है, HG है, तो ये प्राथमिक प्रदूषक है। द्वितीय प्रदूषक की बात करें तो वे प्रदूषक जिनका निर्माण पर्यावरण में होता है, द्वितीय प्रदूषक है, 2 या 2 से अधिक प्राथमिक प्रदूषकों से मिलकर द्वितीय प्रदूषकों का निर्माण होता है। जैसे धुआं व कोरा ये दोनों मिल जाए तो स्मोक बन जाएगी। समर में मिले तो अलग स्मोक बनेगी, सर्दियों में मिले तो अलग स्मोक बनेगी। अम्लीय वर्षा
H2SO4 HNO3 ये सब मिलने से अम्लीय वर्षा होती है। SO व NO नाइट्रोजन ऑक्साइड व सोडियम ऑक्साइड मिलने से अम्लीय वर्षा हो जाएगी। ओजोन क्षरण और PAN परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट ये सब द्वितीय प्रदूषक है। तो अपन स्मोक के बारे में बात करते हैं। जो धुआं व कोरा के मिलने से स्मोक बनता है, दो प्रकार का होता है। फोटोकेमिकल, ये समर स्मोक बोलते हैं, गर्मियों का स्मोक इसको बोलते हैं। फोटोकेमिकल स्मोक इसको बोलते हैं। और रेड ब्राउन, क्योंकि इसका कलर रेड ब्राउन हो जाता है, लाल भूरा कलर हो जाता है, रेड ब्राउन स्मोक बोलते हैं। लॉस एंजल्स में ये हुआ था। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, धुआं कोरा, इसमें क्या क्या चाहिए, एक तो धुआं हो, एक कोरा हो, एक वहां पे नाइट्रोजन ऑक्साइड हो, और ये सब हो, फिर उच्च ताप हो और पराबैंगनी प्रकाश की किरणें आवश्यक हो, फिर उसके बाद में ये रेड ब्राउन स्मोक बन जाता है, जो हानिकारक होता है। इसे फोटोकेमिकल स्मोक भी बोलते हैं। फोटोकेमिकल के लिए मुख्य बात आप याद रखना, नाइट्रोजन ऑक्साइड होना जरूरी है और टेम्परेचर हाई होना जरूरी है। तो ये उच्च तापमान पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके लाल भूरे रेड ब्राउन स्मोक का निर्माण कर देते हैं। फिर अपन बात करें PAN, और ये जो फोटो केमिकल स्मोक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा PaNO3 व नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब अपन बात करें PAN की। PAN क्या होता है कि भाई ये PAN बना ना इस उत्पाद में, भाई अपने बनाया फोटोकेमिकल स्मोक, कैसे बनाया, NO हाइड्रोजन फॉग कोरा O2 प्लस हाई टेम्परेचर प्लस पराबैंगनी किरण, इनसे ये रेड ब्राउन स्मोक बन गया, जिसमें PaNO3 व नाइट्रोजन ऑक्साइड बनी। तो ये PAN क्या है, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ये भी द्वितीय प्रदूषक है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन के मध्य, नाइट्रोजन ऑक्साइड व हाइड्रोकार्बन के मध्य क्रिया करने से बनता है, और इसका रंग लाल भूरा होता है। फिर बात करें दूसरा स्मोक, ये क्लासिकल स्मोक है, जो सर्दियों में अपन देखते हैं। इसमें क्या होता है, धुआं प्लस कोरा, और विंटर वेकेशन में होता है। विंटर स्मोक भी बोलते हैं, लंदन में हुआ था इसलिए लंदन स्मोक बोलते हैं। और सल्फर स्मोक, फोटोकेमिकल में तो नाइट्रोजन ऑक्साइड ध्यान में रखना, और क्लासिकल स्मोक में सोडियम सल्फर ऑक्साइड ध्यान रखना आप। तो सल्फर ऑक्साइड ध्यान रखेंगे SO। तो स्मोक बनने की इस क्रिया में कोयले का धुआं, कोयले के धुएं से तो बनता है SO2, और अगर डीजल पेट्रोल ये इनसे बनता है NO। तो डीजल पेट्रोल से तो वो फोटोकेमिकल स्मोक बन जाएगा, और कोयले की धुआं से बनेगा SO2 वाला जो क्लासिकल स्मोक है, जो अपन पढ़ रहे हैं, विंटर स्मोक, जिसे लंदन स्मोक भी बोलते हैं। तो कोयले की धुआं SO2 व कोरा आपस में अगर कम टेम्परेचर में, मतलब सर्दियों में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, तो H2SO4 की वाष्प बनते हैं, और ये बहुत जहरीली होते हैं। लंदन में इसके कारण, क्लासिकल स्मोक के कारण खूब लोगों की मृत्यु हो गई थी। अब तीसरा मैंने आपको बताया गुण व मात्रा के आधार पर प्रदूषक। तो एक तो होता है मात्रात्मक प्रदूषक, वे पदार्थ जो सामान्यतः पर्यावरण में उपस्थित होते हैं, परंतु प्रदूषक तभी बनते हैं जब इनकी सांद्रता एक निश्चित मात्रा से बढ़ जाए, जब ये प्रदूषक बन जाते हैं। जैसे NOx है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, CO2 है, इनकी मात्रा एक सिरे से ज्यादा बढ़ जाए ना, तो ये प्रदूषक बन जाते हैं, इसलिए मात्रात्मक है। गुणात्मक, वे प्रदूषक जो सामान्यतः पर्यावरण में उपस्थित नहीं होते हैं, परंतु मानवीय गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रवेश कर जाते हैं, इनकी सूक्ष्म मात्रा भी प्रदूषण का कारण बनती है। जैसे कीटनाशक है, शाकनाशी है, कवकनाशी है, ये अपन छिड़काव करते हैं, और उससे भाई ये होते ही प्रदूषक है, इसलिए गुणात्मक प्रदूषक है। ये तो अगर होंगे तो प्रदूषण तो होगा ही होगा। और CO2 NO2 इनकी एक मात्रा तक सीमित है, ज्यादा मात्रा हो गई तो प्रदूषण होगा। फिर बात करें अम्लीय वर्षा की। अम्लीय वर्षा के बारे में यह है कि इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, मतलब pH इसका 5.6 से अगर कम हो वर्षा के जल का, तो वो अम्लीय वर्षा में आएगा। इसमें क्या होता है, सल्फर SO2 व NO2 इनके ऑक्साइड होते हैं, सल्फर SO और NO इनके ऑक्साइड होते हैं, वो वायुमंडल में उपस्थित होते हैं, और जब बारिश आती है उनके साथ मिलकर वो अम्लीय वर्षा करते हैं, जिसका pH 5.6 से कम होता है। अब अम्लीय वर्षा के दो प्रकार के जमाव होते हैं, आर्द्र जमाव और शुष्क जमाव। आर्द्र जमाव कब होगा, जब पृथ्वी पर अम्ल जो वर्षा है ना, वर्षा कोरे आदि के रूप में आ जाएगा। वो H2SO और NO वाला जो अम्ल है, वो कोरे, बरसात, बूंद, ओस इनके रूप में आए तो आर्द्र जमाव होगा। शुष्क जमाव कब होगा, अगर पृथ्वी पर नाइट्रेट व सल्फेट युक्त धूल के कारण अम्लीयता के रूप में नीचे आते हैं तो शुष्क जमाव होगा। तो ये दो प्रकार के जमाव है। सबसे इंपॉर्टेंट बात 5.6 pH से कम हो तो वो अम्लीयता होती है, ये पृथ्वी की अम्लीयता को बढ़ा देता है, इसलिए इसको अम्लीय वर्षा बोलते हैं। अब इसमें अनुपात आप याद रखना,
H2SO4 और HNO3 का अनुपात अम्लीय वर्षा में 7:3 का होता है। 7 तो होता है H2SO4, 3 होता है HNO3। फिर अपन बात करें इसके अतिरिक्त अम्लीय वर्षा में सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनियम आयन तथा हाइड्रोजन आयन भी उपस्थित होते हैं। तो अम्लीय वर्षा के लिए मोटी मोटी बात रखना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड हो तो अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा के प्रभाव, भाई मृदा की अम्लता बढ़ जाएगी, अम्लता बढ़ जाएगी तो मृदा की उर्वरक क्षमता कम हो जाएगी। नदी, झील, तालाब में अम्लता बढ़ जाएगी, जलीय जीव मर जाएंगे, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐतिहासिक इमारत जैसे ताजमहल है, उसका संगमरमर थोड़ा फीका पड़ रहा है तो वो भी अम्लीय वर्षा के कारण पड़ रहा है। मनुष्य में त्वचा संबंधी रोग भी अम्लीय वर्षा के कारण होते हैं। त्वचा का कैंसर भी अम्लीय वर्षा का परिणाम है। वायु प्रदूषक की अपन बात करें तो वायु प्रदूषक क्या होते हैं? भाई जो वायु की गुणवत्ता को खराब कर दे वो वायु प्रदूषक है। वायु के भौतिक, रासायनिक व जैविक संगठन को खराब कर दें, अवांछनीय परिवर्तन कर दें तो वो वायु प्रदूषक होते हैं। WHO के अनुसार क्या डेफिनेशन है? वायु प्रदूषण वह स्थिति है जब वायु में ऐसे पदार्थों की मात्रा बढ़ जाए जो जीव व पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक हो, वायु प्रदूषण होती है। परिभाषा अपने को प्री में नहीं पूछेगा। PM 2.5 और PM 10 दो प्रकार के ठोस प्रदूषक हैं। तो PM 2.5 क्या होता है? सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर, SPM जिसे बोलते हैं। ये 2.5 माइक्रोमीटर से कम का होता है और ये मतलब इसका आकार बहुत कम होता है, इसलिए मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक होते हैं। एक PM 10, ये 10 माइक्रोमीटर से कम आकार के होते हैं, मतलब 10 की पावर -6 से कम आकार के, तो ये श्वसन को प्रभावित करते हैं। फिर एक प्रदूषक है वायु प्रदूषण में कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जहरीली वायु प्रदूषक गैस है। CO2 से भी हानिकारक है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये उद्योगों, वाहनों से उत्सर्जित होती है और अपने ब्लड में मिल जाती है और उस ब्लड को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। इसलिए ब्लड क्या करता है? पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचार नहीं कर पाता और व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना बन जाती है। फिर अपन बात करें SO2, सल्फर डाइऑक्साइड वाला, तो सल्फर डाइऑक्साइड मैंने आपको बताया कोयले के जलाने से SO2 बनता है और NO2 बनता है पेट्रोल, कोयला, डीजल, पेट्रोल डीजल को जलाने से मुख्यतः NO2 बनता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड वाला इस गैस का उत्सर्जन मुख्यतः कोयले के जलने से, तापीय उत्सर्जन संयंत्र जो थर्मल पावर प्लांट है वहां से, स्मैग उद्योग, स्मेल्टर उद्योग, कागज उद्योग, तेल रिफाइनरी आदि से SO2 का निर्माण होता है और श्वसन संबंधी रोग होते हैं। SO2 के कारण जो पेड़ पौधों का क्लोरोफिल है वो नष्ट हो जाता है, पत्तियां पीली पड़ जाती है। SO2 के कारण स्मोग व अम्लीय वर्षा होती है, SO2 व NO2 मिलने के कारण। फिर NO2 की बात करें तो ये पेट्रोल, डीजल, कोयला से बनता है और फोटोकेमिकल स्मोग में NO2 होता है और क्लासिकल स्मोग में SO2 होता है। इसके कारण यह श्वसन तंत्र में हानि पहुंचाता है। शीशे की बात करें तो ये पेट्रोल, डीजल, लेड, बैटरियों में इन सब में शीशा आता है, मतलब लेड आता है, PB, और PB के कारण कैंसर भी होता है और इस PB अगर बढ़ जाए तो एक प्रकार का प्लम्बिज्म क्या होता है? एक प्रकार का लकवा हो जाता है। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, ये भी प्रदूषक है। ये कार्बनिक रसायन होते हैं जो सामान्यतः तापमान पर वाष्प अवस्था में पाए जाते हैं। इनका उत्सर्जन जैसे परफ्यूम लगाते हैं, हेयर स्प्रे, फर्नीचर की पॉलिश होती है, कीट स्प्रे होता है, इन सब में वाष्पशील कार्बनिक यौगिक पाया जाता है। वायु प्रदूषण दो प्रकार के होते हैं, एक तो कणीय है जैसे PM 2.5, PM2, एक गैसीय है जैसे NO2 है, SO2 है, CO है। तो इनको नियंत्रित करने के लिए भी दो प्रकार के उपयोग अपने को चाहिए। एक तो प्रग्राही, प्रग्राही क्या होता है? ये केवल ठोस कणों को पृथक करता है और मार्जक क्या करता है? ये ठोस कणों के साथ साथ गैसों को भी पृथक करता है और वायु प्रदूषण से मुक्ति दिलाता है। तो आप इतना ही याद रखना, प्रग्राही और मार्जक। प्रग्राही ठोस कणों के लिए है, मार्जक ठोस प्लस गैस दोनों के लिए है। उद्योगों से निकलने वाली गैसों को नियंत्रित करने के लिए अवशोषण, अधिशोषण, इन तकनीकों का उपाय किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वाहनों से प्रदूषण जो होता है, SO2 गैस व NO2 गैस निकलती है, इस हेतु भारत में भारतीय स्टैंडर्ड किए गए हैं और जो BS6 की गाड़ियां हैं 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हो गई है। एक कैटालिक कन्वर्टर गाड़ियों में लगाया जाता है जिससे निकलने वाले धुओं में प्रदूषक की मात्रा कम हो जाती है। अन्य उपाय यह है कि अपने को सार्वजनिक परिवहन यूज लेना चाहिए, व्यक्तिगत परिवहन का कम यूज करना चाहिए, सार्वजनिक परिवहन से जाना चाहिए, बसों से, रेलगाड़ी से इनसे यात्रा करनी चाहिए ताकि प्रदूषण कम हो। नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनका उपयोग करना चाहिए। सतत कृषि, नेचुरल फार्मिंग को अपनाना चाहिए। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये इंडेक्स IIT कानपुर व सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा बनाया गया और 2014 में स्वच्छ भारत अभियान के तहत इसे तैयार किया गया।
इसमें क्या होता है, 8 प्रदूषकों की सूची तैयार होती है और जगह जगह बोर्ड लगे हुए होते हैं, उनमें 8 प्रदूषक हैं, PM2.5, PM10, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, NO2, NH3, O3 व PB। इन प्रदूषकों के बारे में बताया जाता है और 6 संकेतक है। ये प्रदूषक आप याद रखना, इनमें CO, SO2, NO2 याद रह जाएगा, NH3, O3 व PB आपको विशेष याद रखना है। इनमें 6 श्रेणी है। अच्छा 0 से 5 के बीच में एक कलर बताते हैं, इसमें गहरा हरा अच्छे के लिए। फिर संतोषजनक 51 से 100 के बीच में है, इसमें हरा। मध्यम प्रदूषित 101 से 200 के बीच में पीला है। खराब 201 से 300 के बीच में हो तो केसरिया है। अत्यधिक खराब 300 से 400 के बीच में लाल। और चिंताजनक 401 से गहरा लाल। ये दिल्ली में चिंताजनक वाली स्थिति है, इसलिए वहां ग्रेप 4 लागू किया गया था। फिर अपन जल प्रदूषण की बात करें तो वही बात है, जल के भौतिक रासायनिक संगठन में चेंज करते वो जल प्रदूषण होता है। और कुछ प्रदूषण, थोड़ा सा प्रदूषण ही पूरे जल को खराब कर देता है। 0.1% अशुद्धियों के कारण ही घरेलू मानव जल पीने योग्य लायक नहीं रहता है। अगर जल में भाई साहब ऑक्सीजन की मात्रा 8 मिलीग्राम पर लीटर से कम है तो वो जल प्रदूषित है। और यदि घुलित ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा 4 मिलीग्राम पर लीटर से कम है तो अत्यधिक प्रदूषित जल है। ये डेफिनेशन आप याद रखना। अब जल में जो शैवाल आते हैं वो स्वच्छता के सूचक होते हैं, अर्थात डेफनिया, ट्राउट मछलियां व स्टोन फ्लाई ये स्वच्छता के सूचक है। व ई कोलाई जल में सीवेज, फंगस, स्लाज, वर्म, ब्लम ब्रम ये सब प्रदूषित जल के सूचक हैं। अब 2 प्रकार की विधियां हैं, एक तो बताया डिजोल्व ऑक्सीजन, ये जल में ऑक्सीजन है। एक होता है BOD। ये क्या होता है कि जल में उपस्थित कार्बनिक अर्थात जैव निम्नीकरण पदार्थ जो अपघटित हो जाए आसानी से, उनको अपघटक करने हेतु जो वायवीय जीवाणु है उनको कितनी ऑक्सीजन चाहिए, वो BOD है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आप याद रखना BOD, तो उसे BOD कहते हैं। और भाई BOD की डेफिनेशन ये है, जैव निम्नीकरण पदार्थों को अपघटित करने के लिए जो जीवाणु, वायवीय जीवाणु है, उनको कितनी ऑक्सीजन चाहिए, वो BOD है। और COD की बात करें, CO2 में क्या है, जैव निम्नीकरण व जैव अनिम्नीकरण दोनों प्रकार के पदार्थों को अपघटित करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए। अपघटन करने हेतु K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम ये डाई और क्रोमेट को जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा CO2 कहलाती है। तो ये तो होगा COD। अब COD ज्यादा चाहिए क्योंकि ये जैव निम्नीकरण को भी अपघटित कर रही है, जैव अनिम्नीकरण को भी अपघटित कर रही है। और BOD तो केवल जैव निम्नीकरण को ही अपघटित कर रही है, इसलिए COD का मान BOD से हमेशा ज्यादा होता है। अब ये आपको याद रखना है प्री के हिसाब से, अगर जल में पारे की विषाक्तता ज्यादा है तो पारे से मिनीमाटा रोग होता है। कैडमियम ज्यादा है तो इटाई रोग, आउच रोग होता है। आर्सेनिक ज्यादा है तो ब्लैक फुट रोग होता है। फ्लोराइड ज्यादा है तो फ्लोरोसिस होता है। नाइट्रेट ज्यादा है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, मेट हीमोग्लोबिनिया होता है। जीवाणु जनित रोग है हेजा टाइफाइड। विषाणु जनित रोग है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, पोलियो, रोटावायरस। तो ये जैव आवर्धन अब हम पढ़ते हैं। जैव आवर्धन क्या होता है, अगर जल में क्या होता है कि जो अलग अलग उपभोक्ता होते हैं, तो जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय, तृतीय उपभोक्ता। अब कोई जैव पदार्थ है, प्रदूषक पदार्थ है, वो इसमें चला गया तो अगले में इसका प्रदूषण बढ़ेगा ही बढ़ेगा, फिर उससे अगले बार द्वितीय उपभोक्ता में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऐसे जो लास्ट का जो उपभोक्ता होगा, कंज्यूमर लास्ट का जो होगा, उसमें सबसे ज्यादा अपघटन की मात्रा पाई जाएगी। तो इसमें बता रखा है दीर्घकालिक कार्बनिक प्रदूषक POP जब किसी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाए तो श्रृंखला के प्रत्येक पोषण स्तर में इसकी सांद्रता बढ़ जाती है, इसे जैव आवर्धन कहते हैं। मतलब ये जो यहाँ पर POP है, मान लो ये दीर्घकालिक प्रदूषक है, यहाँ कम था, यहाँ और बढ़ेगा जंतु पलक तक, जब छोटी मछली में और बढ़ेगा, बड़ी मछली में और बढ़ेगा, और पक्षी में, मानव में और बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये यहाँ से कंज्यूम तो बहुत कम किया था पादप पलक ने, लेकिन मानव में बहुत ज्यादा प्रदूषक ये मिला, इसे जैव आवर्धन बोलते हैं। इस प्रक्रिया में सर्वाधिक सांद्रता ये पक्षी या मानव जो लास्ट को उच्च उपभोक्ता होगा उसी में मिलती है। अब ये दीर्घकालिक POP, दीर्घकालिक कार्बनिक प्रदूषक होते क्या है
ये सूक्ष्म जीवों द्वारा इनका अपघटन नहीं होता। ये प्रदूषक जल में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं और सामान्यतः जैविक रूप से सक्रिय होते हैं। जैसे डीडीटी है, एचजी है, एल्यूमिनियम है, ये सब है। जैव आवर्धन के कारण क्या होता है, जो पीओपी है इसकी सांद्रता बढ़ने से कैल्शियम की उपापचयी क्रिया प्रभावित होती है और जो अंडे हैं उनका जो बाहर का कवक है वो कमजोर हो जाता है। गिद्धों की मृत्यु भी इसी कारण हो रहा है। जैव आवर्धन के कारण जो दर्द निवारक गोली है डाइक्लोफेनाक अपन लेते हैं, उसको गिद्ध सेवन करते हैं, छोटे जानवर सेवन करते हैं, फिर छोटे जानवरों को गिद्ध खाते हैं, इसलिए गिद्धों में सबसे ज्यादा इसकी मात्रा है, इसलिए उनकी मौत हो रही है। जापान में मिनीमाटा बीमारी भी इसी कारण हुई थी। सुपोषण की बात करें, अत्यधिक पोषण या पर्याप्त पोषण, जब एनपीके की मात्रा बढ़ जाए तो उसे सुपोषण बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो समुद्र है उसमें घास ही घास मतलब शैवाल बहुत ज्यादा हो जाएंगे और पर्याप्त मात्रा में उन जानवरों के लिए ऑक्सीजन व प्रकाश नहीं जा पाएगा, इसलिए उनकी मृत्यु सुपोषण के कारण हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही है।